हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो इस वीडियो में हम रेन एंड मार्टिन के बुक से चैप्टर 17 पढ़ेंगे, जो कि अगेन प्रोनाउन से ही रिलेटेड है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग प्रोनाउन के बारे में ही पढ़े थे। तो प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप्स को बताया गया। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम किसे कहते हैं और इनके क्या क्या यूजेस है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। इट मीन्स कि अगर मैं रेन एंड मार्टिन के बुक से पढ़ा रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली जैसे कि बुक में लिखा हुआ वही चीज़ें को मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हाँ, मैंने पूरा फोकस किया है कि चीज़ों को कितना आसान बनाया जाए, कैसे आप इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ आपने थंबनेल में भी कुछ सेंटेंसेस देखा होगा कि नन के साथ हम क्या लगाते हैं। नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं कि प्लूरल वर्ब लगाते हैं। नन को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं या प्लूरल कंसिडर करते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है कि नन इज गुड बोलेंगे या नन आर गुड बोलेंगे। तो इसमें जो भी कंफ्यूजन है, आपको आपका जो ये डाउट है नन से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर वीडियो से आपका डाउट दूर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? यूज टू पॉइंट आउट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम होता है पॉइंट आउट करने का। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। इशारा करना का मतलब, जैसे कहने का मतलब है कि अगर दो चीजें रखी हुई है, मतलब जैसे कहने का मतलब होता है कि दो सिमिलर चीजें रखी हुई है, या दो से अधिक चीज भी हो सकता है। जैसे मान के चलो कि यहां पर एक बॉल है और यहां पर एक बॉल है, ठीक है, दो बॉल है। एक बॉल यहां पर है और एक बॉल यहां पर है। एक गेंद यहां पर है और एक गेंद यहां पर है। अब आपने मुझसे ये मांगा कि सर वो बॉल मुझे दीजिए। तो मैं भी तो आपसे पूछूंगा कि कौन सा बॉल आपको चाहिए। आपको ये वाला बॉल चाहिए या आपको ये वाला बॉल चाहिए? तो एक्चुअल में क्या है ना कि आप पॉइंट आउट करके बोलोगे। आप पॉइंट आउट करके बोलोगे सर मुझे वो वाला बॉल चाहिए, या फिर आप पॉइंट आउट करके बोलोगे सर मुझे ये वाला बॉल चाहिए। सिंपली जब आप बोलोगे मुझे बॉल दीजिए, तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि कौन सा बॉल। तो कौन सा का मतलब मैंने कौन सा क्यों बोला? क्योंकि आपको पॉइंट आउट करके बताना पड़ेगा, आपको इशारा करके बताना पड़ेगा कि ये वाला बॉल चाहिए या ये वाला बॉल चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका काम होता है पॉइंट आउट करने का। जब भी आप क्वेश्चन करोगे कौन सा, तो जो उसका जवाब मिलेगा वही क्या होगा? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए तो जानते हैं। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ध्यान दीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस होता है और दीज होता है। तो दिस सिंगुलर फॉर्म है और दीज जो है वो दिस का प्लूरल फॉर्म है। उसी तरह से देखो, दैट क्या है? दैट सिंगुलर फॉर्म है और दोज जो है वो दैट का प्लूरल फॉर्म है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैंने दो कॉलम बनाए। मैंने एक तरफ लिखा है नियरनेस और दूसरी तरफ लिखा है डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? तो देखो, अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करें, जहां तक पॉइंट आउट करने का सवाल है, तो हम दो तरीके से पॉइंट आउट करते हैं। मतलब इसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक वैसे कैटेगरी में रखेंगे जो नियरनेस शो करता है। नियरनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपसे बहुत क्लोज है, आपसे बहुत क्लोजर है, आपके बहुत पास है, जो नजदीकी शो करे। और डिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो आपके नजदीक नहीं है, आपके पास में नहीं, बल्कि आपके और उस चीज के बीच में एक डिस्टेंस है, मतलब दूरी पे है। तो अगर आपको पॉइंट आउट करना है, अगर आपको नजदीक की चीजों को पॉइंट आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? दिस लगाएंगे या दीज लगाएंगे। और अगर आपको वैसे चीजों को पॉइंट आउट करना है जो कि दूरी पे है, जो कि एक डिस्टेंट में है, ठीक है, तो वहां पर आप दैट या दोज लगाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, यहां पर दो बात, आपको दो बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात देखो क्या है कि दिस और दीज जो है ये नियरनेस शो करता है, नजदीकी शो करता है। और दैट और दोज जो है ये डिस्टेंस शो करता है, ये दूरी शो करता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि दिस का यूज होता है सिंगुलर के साथ और दीज का यूज होता है प्लूरल के साथ। यानी कि दिस के साथ आने वाला जो नाउन होगा, दिस के लिए
जो भी नाउन यूज होगा उसको सिंगुलर के फॉर्म में रखना पड़ेगा। देखो एसएन का मतलब, ध्यान देना, एसएन का मतलब सिंगुलर नाउन और एसवी का मतलब हो गया सिंगुलर वर्ब। तो अगर दिस है, अगर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज हो रहा है तो इसके साथ आपको नाउन को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा और इसके साथ आपको वर्ब को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर एसएन स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नाउन एंड एसवी स्टैंड्स फॉर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर आप दीज का प्रयोग कर रहे हैं तो दीज के साथ आपको प्लूरल नाउन साथ में प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा। प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि दीज अपने आप में कैसा प्रोनाउन है? दीज अपने आप में प्लूरल प्रोनाउन है। इन द सेम वे इधर भी ध्यान दीजिए कि दैट का यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए, यानी इसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसी का प्लूरल फॉर्म लगाते हैं दोज, तो दोज के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। पीएन का मतलब प्लूरल नाउन और पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है, एक तो सिंगुलर और प्लूरल, और दूसरा क्या ध्यान रखना है? नियरनेस और डिस्टेंस। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई बात एग्जाम्पल से हमें ज्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको कार दिख रहा है। ठीक है, यहां पर एक कार दिख रहा है। चलो मैं यहां पर इसके नजदीक में मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं इसके नजदीक में खड़ा हो जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखो, आपको क्या ना कि आपको इन दोनों में से कोई एक कार को सेलेक्ट करना है, यानी आपको दोनों में से कोई एक कार चाहिए। तो आप बोलोगे सर कि मुझे एक कार आप देंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल दूंगा। क्या आप मुझे एक कार देंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल दूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन वाला कार चाहिए, आपको कौन सा कार चाहिए, कौन वाला कार चाहिए? आपको ये वाला कार चाहिए या आपको ये वाला कार चाहिए? ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे कि वो वाला, ठीक है, तो जो चीज मेरे नजदीक में है, जो चीज मेरे नजदीक में है, नजदीक का मतलब जो मेरे नियरनेस में है, जो मुझसे क्लोज है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर का यूज करेंगे, मतलब दिस का यूज करेंगे। हम इसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। अगर नजदीक में है तो दिस का यूज करेंगे, दूरी पे है तो दैट का यूज करेंगे। और दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर के लिए, एक के लिए। तो यहां पर एक कार की बात हो रही है, एक कार की बात हो रही है। तो देखो, आप एक बात मुझे बताना, ये वाला जो कार है, ये वाला जो कार आप देख रहे हैं, ये कार जहां पर मैं खड़ा हूं, ये कार मुझसे नजदीकी में है या मुझसे दूरी में है? तो आप कहोगे सर कि ये आपसे नजदीकी में है। तो जो चीज आपके नजदीक में हो उसके लिए आप दिस लगाओगे या दैट लगाओगे? उसके लिए आप दिस लगाओगे। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ कार। आप क्या बोलोगे? दिस इज अ कार बोलोगे। लेकिन अगर हम इस कार की बात करें, अगर मैं इस कार की बात करूं, तो ये वाला जो कार है, ये मेरे से दूरी पे है या मेरे से नजदीक में है? तो ये मेरे से दूरी पे है, ये डिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसको हम दिस इज अ कार नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दैट इज अ कार। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दैट इज अ कार। इसको हम बोलेंगे दैट इज अ कार। ठीक है, क्यों? क्योंकि दैट का यूज हम करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए और दिस का यूज हम करते हैं नियरनेस बताने के लिए, और दोनों का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं क्योंकि यहां पर एक ही कार की चर्चा हो रही है, इसलिए दिस इज अ कार एंड दैट इज अ कार। तो यहां पर नजदीकी के लिए दिस और दूरी के लिए दैट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर क्या है? यहां पर आपको एक कार नहीं बल्कि आपको दो कार दिखाई दे रहे होंगे, दो कार दिखाई दे रहे होंगे। तो एक मैंने ग्रुप में रखा नियरनेस के लिए और एक मैंने ग्रुप में रखा डिस्टेंस के लिए। तो यहां पर ध्यान देना है। अब हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यहां पर भी एक से ज्यादा कार है भाई, एक से ज्यादा कार है, एक से ज्यादा कार है। और कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा होता है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। तो अगर एक से ज्यादा है और आपके नजदीक में है, यानी आपके नियरनेस में है, तो आप क्या लगाओगे? आप दीज लगाओगे। तो क्या बोलेंगे? दीज आर कार्स। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि दीज चूंकि प्लूरल है तो यहां पर हम नाउन को भी प्लूरल के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि देखो यहां पर कार के साथ एस लगा रहे हैं और यहां पर वर्ब को भी हम क्या कर रहे हैं? प्लूरल लगा रहे हैं। तो देखो यहां पर प्लूरल नाउन हो गया, साथ ही साथ आपका प्लूरल वर्ब हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर दीज का प्रयोग कर रहे हो तो ये चूंकि प्लूरल चीज को डिनोट करता है, तो यहां पर आपको वर्ब को भी प्लूरल रखना पड़ेगा, नाउन को भी प्लूरल रखना पड़ेगा। और यहां पर हम दीज का यूज क्यों कर रहे हैं?
यहां पर हम दोज का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम नजदीकी बता रहे हैं। तो ये दोनों कार जो है ये मेरे पास में है, हमसे नजदीक है या दूरी पे है? आप बोलेंगे सर नजदीक में। तो जब नजदीक में रहेगा तो दीज लगाएंगे। अब यहां पर देखते हैं कि अब ये जो दोनों कार है ये हमसे दूरी पे है या नजदीक में है? तो ये दूरी पे है। यहां से अगर देखें तो ये दूरी पे है, ये पास में है और ये दूरी में है। तो दूरी बताने के लिए क्या करेंगे? हम दोज लगाएंगे। ठीक है, दोज लगाएंगे। और ये भी प्लूरल सेंस देता है, तो इसलिए देखो आर क्या है? प्लूरल वर्ब है, और कार्स क्या है? प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? दीज आर कार्स एंड दोज आर कार्स। दीज हो गया नजदीकी के लिए, दोज हो गया दूरी के लिए। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की चीज देखते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, अब यहां पर हम सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में रखते हुए कुछ और एग्जाम्पल जानेंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम डील करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी जो चीजें हैं वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी हमारे माइंड में। एक चीज आपको और ध्यान देना है, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी चीजें हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं, ज्यादातर प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज प्रोनाउन की तरह भी होता है और जिनका यूज एडजेक्टिव की तरह भी होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी ऐसे प्रोनाउंस है जिनका यूज कभी कभी प्रोनाउन की तरह होता है और कभी कभी एडजेक्टिव की तरह होता है। दोनों का फंक्शन वही होता है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कब एडजेक्टिव की तरह होता है और कब प्रोनाउन की तरह होता है। तो देखो सिंपल सी बात, देखो क्या है, सिंपल सा चीज ये है कि अगर जैसे मानो एग्जाम्पल के लिए मैंने दिस को ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिस को ले लिया, तो दिस का यूज अगर अकेले होगा तो ये प्रोनाउन है। दिस का यूज अगर अकेले होगा तो ये प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि इसके साथ, इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा, इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा। तो अगर दिस, दैट, दिस, दोस के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो समझ लेना कि इस समय जो ये दिस है ना, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि एडजेक्टिव किसके पहले आता है? नाउन के ठीक पहले आता है। एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर दिस जो है ये ठीक किसी नाउन के पहले आया है, ठीक किसी नाउन के पहले आया है, तो ये जो दिस है ना, ये तब प्रोनाउन नहीं होगा, तब ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तब ये एडजेक्टिव होगा, तब ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तब ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर दिस का यूज हम अकेले कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तब क्या है? ये प्रोनाउन है, तब ये प्रोनाउन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं, यहां पर कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि ध्यान देना है, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ? दिस इज माई कार। तो दिस अकेले यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन है। देखो पी का मतलब प्रोनाउन, पी का मतलब प्रोनाउन। तो दिस इज माई कार। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ? दिस कार इज माइन। तो यहां पर देखो क्या है कि दिस के बाद क्या है कि नाउन आ गया। तो अगर इसके बाद नाउन आ जाएगा तो यहां पर दिस जो है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। आगे देखिए दैट का अकेले यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, दैट इज माई कार। और यहां पर देखो क्या है कि इस दैट के बाद नाउन आ गया, तो अगर इसके बाद नाउन आ गया तो पक्का ये प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे भी देखिए, जैसे यहां पर दीज का यूज अकेले हो रहा है, तो जब अकेले हो रहा है तो पक्का देखो क्या है, ये दीज क्या है? प्रोनाउन है। पी का मतलब प्रोनाउन। अब देखो ये दीज के बाद जो है ना नाउन आ रहा है, अगर इसके ठीक बाद नाउन आ जाए तो पता है ये प्रोनाउन नहीं होता है, तब ये एडजेक्टिव हो जाता है, ये एडजेक्टिव है। तो दीज कार्स आर माइन। उसके बाद देखो दोज अकेले यूज हो रहा है, अगर अकेले यूज हो रहा है तो पक्का ये प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर अगले एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहां दोज के बाद नाउन आ चुका है, तो अगर नाउन आ चुका है तो यहां पर दोज प्रोनाउन नहीं बल्कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? तो बस इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब दिस, दैट, दिस, दोज प्रोनाउन है और कब ये एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि जहां पर भी प्लूरल लग रहा है, देखो इधर जितने सारे मैंने प्लूरल के एग्जांपल दिया, दीज प्लूरल है, ठीक है, और दोज भी प्लूरल है। दीज और दोज क्या प्लूरल है, इसी के लिए, इसी के कारण इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल लगा रहे हैं और नाउन भी प्लूरल लगा रहे हैं। लेकिन इधर बात करें तो इधर सारा सिंगुलर का एग्जाम्पल है, यानी देखो दिस क्या है? दिस सिंगुलर है,
और दैट भी सिंगुलर है, और इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं और साथ में सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल देखिए। मैंने आपको क्या बताया कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं? वो दिस होते हैं, दैट होते हैं, दीज होते हैं और दोज होते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावे एक और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ध्यान से समझिएगा। एक और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? सच। तो सच भी क्या है? देखो, सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। सच भी, दिस, दैट, दीज, दोज के अलावे सच भी क्या होता है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि ये भी पॉइंट आउट करने का काम करता है। तो चलिए हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल सच का भी ले लेते हैं। तो ध्यान देना, जैसे यहां लिखा हुआ है सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, तो यहां सच का यूज किया गया है। और सच कहां पर आ रहा है? सच अकेले आ रहा है और सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, ऐसा मेरा इरादा नहीं था। भाई कौन सा इरादा, कैसा इरादा? तो आप बोलेंगे ऐसा इरादा, तो ये भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो सच क्या है? ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये यहां पर प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद अगर ध्यान दिया जाए तो सेकेंड सेंटेंस में आई हैव सच एन इंटेंशन, बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आई हैव सच एन इंटेंशन, तो यहां पर देखो सच के बाद एक नाउन आ जा रहा है और ये नाउन कैसा है? सिंगुलर नाउन है। तो अगर सच के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो, तो समझ लेना कि अब जो ये सच है ना, ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अगर इसके नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए तो यहां भी सच का यूज हो रहा है और सच के बाद देखो एक नाउन है और यहां इंटेंशन नहीं बल्कि इंटेंशंस लिखा हुआ है, इंटेंशंस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्लूरल नाउन है, इसका मतलब है कि प्लूरल नाउन है। अब नाउन इसके बाद चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नाउन इज नाउन, और अगर नाउन है तो सच यहां पर क्या है? प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि सच एक ऐसा एडजेक्टिव है, जनरली हम आर्टिकल ए और एन जो होता है ना, वो एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, लेकिन सच एक ऐसा एडजेक्टिव है जहां आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है और उसके पहले नहीं, उसके बाद होता है। तो अगर सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा तो इसके बाद यानी सच के बाद आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आई हैव सच एन इंटेंशन। आई हैव सच इंटेंशन नहीं बोल सकते हैं अगर इंटेंशन सिंगुलर है। अगर इसके बाद नाउन सिंगुलर है तो फिर आप विदाउट आर्टिकल नहीं लिख सकते हो, आपको आर्टिकल ए या एन देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आई हैव सच एन इंटेंशन। लेकिन देखो यहां पर सच के बाद कोई आर्टिकल हम नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर नाउन जो है ना ये प्लूरल है, तो आई हैव सच इंटेंशंस बोल सकते हो। ठीक है, अगर बोलना पड़े कि मेरे पास ऐसा आइडिया है, मेरे पास ऐसा एक आइडिया है, तो आई हैव सच आइडिया। तो देखो बिना आर्टिकल के बोलेंगे, अगर ये आइडिया सिंगुलर है और बिना आर्टिकल के बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव सच आइडिया नहीं बोलना है, आई हैव सच एन आइडिया बोलना पड़ेगा, आई हैव सच एन आइडिया। लेकिन अगर आप आइडिया को प्लूरल कर दो, जैसे कि आई हैव सच आइडियाज। अब देखो आइडियाज क्या है? आइडियाज प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल है तो यहां पर कोई आर्टिकल का जरूरत नहीं है, आप केवल क्या बोलोगे? आई हैव सच आइडियाज, मतलब इस तरह के मेरे पास कई सारे आइडियाज है। क्लियर है, बात समझ में आया? तो सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो आपको आर्टिकल ए या एन लगाना पड़ेगा सच के बाद। सच के बाद कब? जब इसके बाद कोई नाउन आए तो, और कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन आए तो। बात क्लियर है? तो कुल मिलाकर के 5 तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको देखने को मिले। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया है कंप्लीट। इसके बाद देखो कौन सा टाइप है प्रोनाउन का। इसके बाद देखो अभी तो इससे जुड़ा हुआ कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव से जुड़ा हुआ कुछ और चीजें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि दैट विद इट्स प्लूरल दोज, तो यहां पर स्पेशली हम बात करेंगे दैट और दोज का। इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। कभी कभी क्या होता है कि आगे चल करके नाउन फिर से रिपीट हो रहा होता है,
जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के समय में क्या होता है कि एक जो नाउन होता है ना वो रिपीट होने लगता है। तो उस नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर दैट का यूज करते हैं या दोज का यूज करते हैं। दैट का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए और दोज का यूज करेंगे प्लूरल नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो यहां ध्यान देना, जैसे यहां पर लिखा गया द क्लाइमेट ऑफ रांची, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि रांची का जो क्लाइमेट है वो पटना से कहीं ज्यादा अच्छा है, पटना से बेटर है। तो आप मुझे बताइएगा क्या फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट है? द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना बोलना सही है? ऐसे सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सुनने में आपको कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा, सुनने में सेंटेंस सुन करके पढ़ करके अच्छा लग रहा होगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, क्योंकि कंपैरिजन, तुलना हमेशा सिमिलर चीजों से होती है। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीजों से होती है। तो यहां पर आप क्लाइमेट की तुलना कर रहे हो, यहां पर आप रांची का तुलना पटना से कर रहे हो या क्लाइमेट का तुलना क्लाइमेट से कर रहे हो, तो आप बोलेंगे सर क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से कर रहे हैं। तो आप तो यहां पर क्लाइमेट लगा दिए और यहां पर डायरेक्टली बिना क्लाइमेट के पटना लगा दिए। तो क्लाइमेट का तुलना पटना से कैसे करोगे? तुलना तो हमेशा, कंपैरिजन हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी अगर ये क्लाइमेट ऑफ रांची है तो यहां पर आपको करना पड़ेगा क्लाइमेट ऑफ पटना, केवल पटना नहीं लगा सकते हैं। तो अगर हम क्लाइमेट ऑफ पटना बोलेंगे, देखो गड़बड़ी क्या कि केवल पटना नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा द क्लाइमेट ऑफ पटना, आपको लिखना पड़ेगा द क्लाइमेट ऑफ पटना, तब सही होगा। तब कैसे सही होगा? क्योंकि अब देखो इक्वल चीजें हो गई। यहां क्लाइमेट ऑफ रांची की कंपैरिजन किससे हो रही है? द क्लाइमेट ऑफ पटना से, ठीक है। और यहां पर क्लाइमेट नहीं लिखेंगे तो पता चलेगा कि हम क्लाइमेट की कंपैरिजन पटना से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि अगर हम इस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो होगा क्या कि क्लाइमेट वर्ड रिपीट हो जाएगा। एक बार क्लाइमेट वर्ड यहां पर यूज हो चुका है और फिर से क्लाइमेट क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, यानी नाउन रिपीट हो जाएगा। तो इस नाउन को रिपीटिशन से अगर बचना है, इस नाउन के रिपीटिशन से बचना है, तो यहां पर ये क्लाइमेट के जगह पे आप दैट लगा दो। देखो क्लाइमेट के जगह पे यहां पर क्या किया गया? दैट लगाया गया। यहां पर क्लाइमेट के जगह पे देखो क्या किया गया? दैट लगाया गया। क्या लगाया गया? दैट लगाया गया। अब सही है, यहां पर दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर दैट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइमेट को, यहां पर दैट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइमेट को। हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट जो है ना, ये यहां पर यूज हो रहा है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। तो यहां पर अब देखो ये सेंटेंस करेक्ट है, 100% करेक्ट है कि द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। बेटर देन पटना नहीं, बेटर देन दैट ऑफ पटना। तो दैट ऑफ का मतलब, यहां दैट का मतलब क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट ऑफ पटना। अब समझ में आ रही है? उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन यूरोप। तो अमेरिका के जो रिवर्स है ना वो यूरोप से बड़ा है, यूरोप से लार्ज है। अगेन देखो यहां पर इक्वल कंपैरिजन नहीं हो रहा है। आप रिवर्स की कंपैरिजन यूरोप से कैसे करोगे? आप अमेरिका का कंपैरिजन यूरोप से कर सकते हो, आप रिवर्स का कंपैरिजन रिवर्स से कर सकते हो। कंपैरिजन हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होना पड़ेगा कि रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन द रिवर्स ऑफ यूरोप। लेकिन रिवर्स फिर से लिखने से क्या होगा? नाउन रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर रिवर्स के जगह पे क्या किया गया? प्लूरल का यूज किया गया, दोज का। तो यहां दोज क्या डिनोट कर रहा है? यहां दोज रिवर्स को डिनोट कर रहा है, दोज रिवर्स को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए जो पहला सेंटेंस दिया हुआ गलत है, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। आप बोलेंगे ठीक है सर, नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए आप यहां पर दैट लगा रहे हैं। सर यहां पर दैट क्यों नहीं लगा रहे हैं? यहां पर आप दोज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां पर दैट जो है ना ये क्लाइमेट के लिए यूज हो रहा है, और क्लाइमेट क्या है? सिंगुलर है। क्लाइमेट एक सिंगुलर नाउन है, और दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। यहां पर जो दोज है ना ये रिवर्स के लिए यूज हो रहा है, रिवर्स के लिए। और रिवर्स क्या है भाई? रिवर्स प्लूरल है। रिवर्स क्या है? ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम दैट नहीं बल्कि दोज का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लिख देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी इंग्लिश टेस्ट में
ये चीज बहुत आता है, ये सेंटेंस बहुत आता है, क्योंकि सुनने में लगता है कि सही है गलत नहीं है, बट गलत होता है। तो इस पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे का चीज जानते हैं। अब देखो बात करते हैं इंडेफिनिट। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम किसे कहते हैं? देखो वर्ड क्या है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जिससे कोई डेफिनिट व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में पता ना चले, मतलब जिससे किसी पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर कोई चीज या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोध ना हो, उससे मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति को ना दिखाए वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले। देखो एग्जाम्पल क्या है, यहां पर बोला जा रहा है कि रोहन हैज स्टोलन माई पेन। रोहन हैज स्टोलन माई पेन। मेरा कलम किसने चुराया? रोहन ने चुराया है। मेरा कलम किसने चुराया है? रोहन ने चुराया है। तो मुझे बताना रोहन कोई डेफिनिट पर्सन है या इनडेफिनिट पर्सन है? भाई डेफिनिट पर्सन है, यहां तो कोई भी बता देगा कि हाँ रोहन ही व्यक्ति है, रोहन ही वो लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया है। तो यहां रोहन डेफिनेट व्यक्ति है। लेकिन अगले एग्जाम्पल में देखो, अगला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि समवन हैज स्टोलन माई पेन। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। तो किसी ने मतलब कौन? रोहन चुराया है, रोहित चुराया है, ठीक है, अमर चुराया है, अनिल चुराया है, कौन चुराया है? क्लियर नहीं है, इससे ये बात क्लियर नहीं है। तो कोई भी, किसी भी इंसान ने मेरा कलम चुराया, मतलब ये इनडेफिनिट है। अगर मैं बोलता हूं कि रोहन ने चुराया, तो रोहन कैसा पर्सन है? डेफिनेट पर्सन है। रोहन क्या है? डेफिनेट पर्सन है। लेकिन मैं बोलता हूं कि समवन हैज अ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, तो किसी ने का मतलब क्या? समवन का मतलब कोई भी, मतलब इनडेफिनिट। तो इससे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो समवन को हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट बोलेंगे। तो समवन कैसा प्रोनाउन है? समवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन कैसा प्रोनाउन है? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का देखो यहां पर मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट बताता हूं। ये सारे जो आप प्रोनाउन देख रहे हैं, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इससे जो है, इससे इंडेफिनिट पर्सन्स और थिंग्स के बारे में पता चलता है। इंडेफिनिट का मतलब रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स नॉट इन पर्टिकुलर। नॉट इन पर्टिकुलर का मतलब कि वो डेफिनिट नहीं है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन आ जाएगा? ऑल है, एनी है, एनी वन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी, समवन और दे। देखो दे भी क्या है? दे भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब कुछ देखो एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो कभी कभी प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में मैं सम को ले लेता हूं। मैं अभी फिर से बताता हूं, देखो सम अगर अकेले में यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन है, इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन है। लेकिन सम के साथ अगर कोई नाउन लगा हुआ है, सम के साथ अगर कोई नाउन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सम जो है ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के ठीक पहले आ जाए या नाउन के साथ में आए, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जैसे देखो यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। यहां लिखा हुआ है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग जो होते हैं ना महान पैदा होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, तो यहां पर सम जो है ये अकेले यूज हो रहा है, और अगर अकेले यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? प्रोनाउन है। यहां पर सम क्या है? यहां पर सम प्रोनाउन है। लेकिन नीचे वाला एग्जांपल देखिए कि सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, तो यहां पीपल क्या है? नाउन है, और अगर पीपल नाउन है तो पक्का यहां पर सम जो है, ये सम यहां पर एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। तो यहां पर ये क्या है? सम एडजेक्टिव है। तो बहुत ही सिंपल है ये पहचानना कि कब ये प्रोनाउन है और कब ये एडजेक्टिव है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। चलिए बात क्लियर है, आगे देखते हैं। मैंने क्या बोला कि दे का भी यूज कभी कभी होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, अगर मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं, जैसे हमने नाम लिया, ठीक है, रोहित, मोहित और सोहन,
रोहित, मोहित और सोहन, और इन तीनों को डिनोट करने के लिए अगर मैं प्रोनाउन लेता हूं दे, तो यहां पर दे को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी तीन पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तीन किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कभी कभी दे का यूज इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में भी होता है। जैसे वे कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहां वे का मतलब कौन? मतलब कोई भी पीपल, यहां पीपल इन जनरल, यहां दे बोलते ना कि लोग कहते हैं, है ना, लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, लोग कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहां पर जो दे है ना, यहां दे का मतलब क्या निकल रहा है? यहां पर दे का मतलब निकल रहा है कि पीपल इन जनरल, यानी कि कोई भी लोग। तो कोई भी लोग का मतलब ये डेफिनेट नहीं है, तो यहां पर दे जो है ना, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, दे से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर आप ये बात मान के चलिए कि दे का यूज भी कभी कभी इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है, और जब दे का यूज इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है तो उसका मतलब होता है पीपल इन जनरल। क्या मतलब होता है? पीपल इन जनरल होता है। चलिए, क्लियर है? उसके बाद इनडेफिनिट प्रोनाउन में यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन होता है, लोग फंस जाते हैं। यहां पर ध्यान देना, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखो, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। देखो वन क्या है? वन से किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में पता नहीं चलता है, तो वन यहां पर क्या है? वन यहां पर एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यानी हर किसी को अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए, अपने ड्यूटी को करना चाहिए। तो यहां पर जो पजेसिव एडजेक्टिव का जो यूज हो रहा है, हीज, क्या ये सही है? क्या हम वन के लिए हीज का यूज करेंगे? जैसे हमने लिखा ही, तो ही के लिए हम हीज का यूज करेंगे, सही है। अगर हमने लिखा शी, तो शी के लिए हम हर का यूज करेंगे, ये सही है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट में है वन, तो क्या वन के लिए आप इसका जो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्या आप हीज का यूज करोगे? तो ऐसे ही एग्जाम के पेपर में बना करके दिया जाता है क्वेश्चन, जो कि आप वन के साथ हीज नहीं लगा सकते, ये गलत है। तो वन के साथ क्या लगाएंगे भाई? वन के साथ आप वन से ही जुड़ा हुआ चीज लगाओ। वन के साथ अगर इसका पजेसिव बनाना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वंस लिखना पड़ेगा, ये वाला चलेगा। लेकिन एग्जाम में जानबूझ करके क्या करेगा? हीज लगाएगा, जो कि गलत है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो वन के लिए क्या लगेगा? वंस लगेगा। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। आपको यहां पर विशेषकर ध्यान रखना है कि हीज के जगह पे यहां पर वंस आएगा। अगर सब्जेक्ट वन है तो क्या आएगा? वंस आएगा। उसके बाद देखो, एक और एग्जाम्पल है, वन मस्ट नॉट प्रेज हिमसेल्फ। किसी को भी खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर हिमसेल्फ लिखा हुआ है, फिर से गड़बड़ हो गया, आप हिमसेल्फ नहीं लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है ना ये वन है, तो इसके लिए जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे, ये आप क्या लिखेंगे? वन सेल्फ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वन सेल्फ ही लिखेंगे, ये वाला चीज चलेगा। आप यहां पर हिमसेल्फ लगाने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। हिमसेल्फ नहीं लगाना है, वन के लिए वन सेल्फ लगाना है। तो वन मस्ट नॉट प्रेज हिमसेल्फ नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां से चीजें आती हैं, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता होगा, या फिर जिन लोगों ने कंपटीशन वाले एग्जाम को दिया होगा उन्हें पता होगा कि ऐसे ऐसे चीजें बहुत कॉमन है हमारे आज के एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद क्या है? अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कैसे बना? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बना डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो
5 चीजें हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो यहां पर देयर आर 5 पेन्स, देयर आर 5 पेन्स, 5 कलमे हैं, 5 पेन्स है, और ये पांचों पेन को जो है ना 5 लोगों के बीच में बांटना है। पांचों पेन को 5 लोगों के बीच में बांटना है, 5 लोगों को बांटना है, ये पेन 5 लोगों को देना है। तो एक बात मुझे बताओ, आपके पास 5 पेन है और आपको पांचों पेन को बांटना है और प्रत्येक व्यक्ति को 1 पेन देना है, तो आप एक ही बार में सबको दे देंगे या एक एक करके देंगे? क्या ऐसा संभव है कि हम एक ही बार में सबको दे देंगे? नहीं ना, हम जब भी देंगे तो 1 बाय 1 देंगे, ठीक है। यानी एक बार में हम एक को देंगे, एक बार में हम एक को देंगे। तो पहले मैंने इसको पेन दिया, फिर 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 मैंने इसको पेन दिया, यानी सबको मैंने पेन दिया, लेकिन एक एक करके दिया, एक समय पे एक को दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बांटना, यानी इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। बातें क्लियर है आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव हम किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी से नाम पड़ा है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करते हैं? एक समय में एक इंडिविजुअल, एक किसी व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया 1 बाय 1। सिंपल डेफिनेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव का? मतलब 1 बाय 1, 1 बाय 1। अब यहां पर क्या करना है? अब डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से है जिसके यूजेस के बारे में हमें जानने हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से है जिसके यूजेस के बारे में हमें जानने हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो यहां पर एक तो है ईच है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईच के बाद देखो क्या है? ईदर है, ईच है, ईदर है, नीदर है, और साथ ही साथ क्या है? एनी है, नो वन है, नन है। तो ईच के साथ एक एवरी का भी कंफ्यूजन आता है कि ईच का पेयर जो है ना एवरी के साथ बनता है। यहां पर मैं एवरी का चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बुक में भी यहां पर एवरी का चर्चा नहीं किया हुआ, क्योंकि एवरी जो है ये प्राइमरली ये एडजेक्टिव का पार्ट है। तो जब एडजेक्टिव वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एवरी के बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव में यही सारा को डिस्कस करेंगे, ईच को, ईदर को, नीदर को, एनी, नो वन और नन को करेंगे। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर फोकस रहना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ईच का देखो यूज हम कब करते हैं? ईच डिनोट्स 2 और मोर देन 2 इंडिविजुअल। तो ईच का जो यूज है ना, ईच का यूज हम 2 के लिए भी करते हैं और 2 से अधिक के लिए भी करते हैं। ईच का यूज आप 2 के लिए कर सकते हो और 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हो। अगर हम ईदर की बात करें तो ईदर का मतलब होता है मीन्स एनी वन ऑफ द 2। तो ईदर का भी यूज होता है 2 के लिए, ईच का यूज 2 के लिए भी होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी होता है। लेकिन ईदर का यूज होता है 2 में से कोई एक। मतलब जैसे ये 2 चीज है, ये 2 चीज है, ये 2 चीज है, तो दोनों नहीं। ईच का यूज अगर 2 के लिए होता है तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों। इसका मतलब दोनों होता है, एक एक करके, एक बार पहले ये फिर एक बार पहले ये, दोनों एक एक करके, लेकिन दोनों। और ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये। यहां देखो माइनस का साइन लगा है, मतलब क्या है कि दोनों नहीं, दोनों शामिल नहीं होगा। हाँ, 2 चीजें हैं, 2 व्यक्ति या 2 वस्तु है, लेकिन दोनों शामिल नहीं होगा। शामिल दोनों में से कोई एक होगा। और ईच का प्रयोग भी हम 2 के लिए करते हैं, लेकिन ईच में क्या है ना कि एक एक करके दोनों शामिल हो जाएगा, और ईदर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक शामिल होगा। ये फर्क है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीदर की बात करें तो नीदर जो है ना ये ईदर का नेगेटिव फॉर्म है, ये ईदर का नेगेटिव फॉर्म है, यानी इसका भी यूज होगा 2 के लिए। मतलब क्या होता है? मीन्स नन ऑफ द 2, मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ईदर का मतलब होता है या तो ये वाला शामिल होगा या तो ये वाला शामिल होगा, जबकि नीदर का मतलब होता है ना तो ये वाला शामिल होगा ना तो ये वाला शामिल होगा, मतलब दोनों में से कोई नहीं। जब भी सेंस बने दोनों में से कोई नहीं, यानी नेगेटिव सेंस बने, वहां नीदर लगाएंगे। और कितने के लिए? 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कभी भी कोई चीजें अगर 2 से ज्यादा हो तो वहां पर आप पॉजिटिव के लिए एनी लगा सकते हो और नेगेटिव के लिए नो वन लगा सकते हो और नन लगा सकते हो। तो यहां पर क्या बोल रहा है? एनी, नो वन या नन शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 2। तो एनी, नो वन और नन का हम यूज करेंगे 2 से अधिक के लिए, ठीक है।
चलिए, तो ये सारा कंसेप्ट मैंने डील कर दिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे देखो, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे आइए बात करते हैं। तो आपको बताना, पहले वाले सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि पहले वाले सेंटेंस में क्या लगेगा। पहले वाले सेंटेंस में क्या लगेगा? लिखा हुआ देखो, ब्लैंक डैश ऑफ द 5 बुक्स इज वर्थ रीडिंग। तो क्या बोला जा रहा है? यहां बोला जा रहा है कि 5 में से प्रत्येक बुक जो है ना वो पढ़ने लायक है। वर्थ रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने लायक, वर्थ का मतलब के लायक। तो यहां पर देखो क्या है, 2 की बात नहीं हो रही है, 5 की बात हो रही है। 5 का मतलब क्या हो गया? 2 से ज्यादा हो गया। तो 2 से ज्यादा के लिए हम ईच का भी यूज कर सकते हैं और एनी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर लो। तो ईच ऑफ द 5 बुक्स इज वर्थ रीडिंग या फिर एनी ऑफ द 5 बुक्स इज वर्थ रीडिंग, आप दोनों का यूज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, यहां पर 2 बुक्स की बात हो रही है, यहां पर 2 की बात हो रही है, यहां पर 2 की बात हो रही है, 2 से अधिक के नहीं। तो अगर 2 की बात हो रही है तो आप यहां पर ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईच का यूज हम 2 के लिए भी करते हैं। और 2 के लिए किसका यूज करते हैं? ईदर का यूज करते हैं, ईदर का यूज करते हैं। तो ईच ऑफ द 2 बुक्स इज वर्थ रीडिंग या फिर ईदर ऑफ द 2 बुक्स इज वर्थ रीडिंग, लेकिन दोनों के मीनिंग में चेंज हो जाएगा। जब हम ईच लगा रहे हैं तो ईच का मतलब है कि 2 बुक्स है, ठीक है। जब हम ईच लगा रहे हैं तो देखो ये 2 किताबें हैं, ये 2 किताबें, आप इसको किताब मान के चलना, ठीक है। ये 2 किताबें, अगर मैं बोलता हूं कि ईच ऑफ द 2 बुक्स इज वर्थ रीडिंग, यानी दोनों में से प्रत्येक किताब पढ़ने लायक है, तो ये भी पढ़ने लायक है, ये भी पढ़ने लायक है। आप इसको भी पढ़ सकते हो, आप बुक ए को भी पढ़ सकते हो, बुक बी को भी पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ने लायक है। लेकिन अगर मैं ईदर बोलता हूं, ईदर ऑफ द 2 बुक्स इज वर्थ रीडिंग, तो इसका मतलब है हाँ 2 किताबें तो है लेकिन दोनों पढ़ने लायक नहीं है, दोनों में से कोई एक पढ़ने लायक है। या तो ए, जो बुक ए है ये पढ़ने लायक है, या तो बुक बी है पढ़ने लायक है, दोनों पढ़ने लायक नहीं है। तो ईदर और इच, ये दोनों का यूज हम 2 के लिए करते हैं, बट मीनिंग में चेंज ये है कि इच जो है ना दोनों को शामिल कर लेता है और ईदर दोनों में से किसी एक को शामिल करता है, ये डिफरेंस है इसमें। अगले हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 2 persons ट्राइड, 2 व्यक्तियों ने कोशिश किया, 2 व्यक्तियों ने 2 persons ने कोशिश किया। अच्छा, बट का मतलब क्या हुआ? बट का मतलब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए। बट क्या करता है? अगर इसके पहले पॉजिटिव सेंटेंस चला है तो बट के बाद नेगेटिव सेंटेंस आएगा, यानी सेंटेंस कैसा बनने वाला? नेगेटिव सेंटेंस। 2 व्यक्तियों ने कोशिश किया लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं कर सका, दोनों में से कोई भी इसे नहीं कर सका, ठीक है। तो दोनों में से कोई नहीं, तो जब भी 2 में से कोई नहीं का सेंस आता है तो हम किसका यूज करते हैं? नीदर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? नीदर लगाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे? नीदर लगाएंगे। हालांकि नीदर का एन छोटा मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, चलो छोटा मैं लिख देता हूं, लेकिन सब मिट जाएगा देखो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? नीदर, हाँ, नीदर कुड डू इट। अब यहां पर नीदर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस का सेंस कैसा बन रहा है? नेगेटिव। और कितने के लिए यूज हो रहा है? ये 2 पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो 2 पर्सन और नेगेटिव बने, मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो आप किसका यूज करोगे? नीदर का करोगे, यानी कि 2 persons ट्राइड बट नीदर कुड डू इट। उसके बाद देखो अगले एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा हुआ 3 persons ट्राइड, यानी 3 लोगों ने कोशिश किया, 3 लोगों ने कोशिश किया और तीनों में से कोई भी नहीं कर पाया। तो यहां पर अगर आप नीदर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहां नीदर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर 2 से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। और जब 2 से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है और नेगेटिव है तो यहां पर क्या करोगे? या तो आप नन लगाओगे या नो वन लगाओगे। तो यहां पर हम नन लगा देते हैं, बट नन कुड डू इट, या फिर आप नो वन भी कह सकते हैं, बट नो वन कुड डू इट। तो ये रहा इन प्रोनाउंस का सेंस, कैसे हम मीनिंग को समझते हैं और इच, ईदर, नीदर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो अब यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें तो मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन उसके अलावे एक प्रोनाउन और है जो कि पहले डिस्ट्रीब्यूटिव में ही काउंट होता था, लेकिन आजकल ये कंपाउंड प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं।
तो इसलिए इसका एक नया नाम रखा गया। नया नाम क्या रखा गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि कोई भी चीजें जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहां पर देखो दो तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। एक तो होता है ईच अदर, एक तो होता है ईच अदर, और एक होता है वन अनदर। और ये दोनों का देखो मतलब क्या होता है? दोनों रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है, देखो हिंदी में अगर मीनिंग का बात करें तो ये दोनों का मतलब होता है एक दूसरे। ये दोनों का मतलब होता है एक दूसरे, ठीक है। जैसे उसने, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जब कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मीनिंग सेम है, इसका भी मीनिंग वही है, इसका भी मीनिंग वही है, बस यूजेस में डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है? ईच अदर का हम प्रयोग करते हैं यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच अदर का जब भी यूज करोगे तो दो व्यक्ति या वस्तु के लिए करोगे। वही बात करें अगर हम वन अनदर का, तो वन अनदर का यूज करेंगे यूज्ड फॉर मोर देन टू। देखो मोर देन टू बोल रहा है, अगर दो से ज्यादा रहे तो वहां एक दूसरे के मीनिंग के लिए आप क्या करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल देखो क्या, ईच अदर में द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, यानी दो फ्रेंड्स है वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहां पर देखो एक दूसरे की या आपस में, इसके लिए मैंने क्या यूज किया? ईच अदर का। क्यों ईच अदर का यूज किया? क्योंकि यहां पर दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्ति की बात हो रही है। नीचे वाले एग्जाम्पल देखिए, जॉन, लारा एंड जैक हेल्प वन अनदर। देखो यहां पर वन अनदर का प्रयोग हो रहा है। वन अनदर का प्रयोग क्यों हो रहा है? जॉन, लारा और जैक है, जॉन, लारा और जैक, ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहां दो लोगों की बात नहीं हो रही, यहां तीन लोगों की बात हो रही है, जॉन, लारा और जैक, यानी दो से अधिक है। तो जब दो से अधिक रहता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? वन अनदर लगाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। तो चलिए ये चीज, सारा चीज आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों में बहुत कमी मैं देखता हूं कि आप लोग कभी कभी जब वीडियोस नहीं आते हैं तो आप कमेंट करते हैं कि सर 2 दिन हो गया रेनिन मार्टिन का बुक से आप नहीं पढ़ा रहे हैं सर। तो जब 2 दिन गैप हो जाता है तो इसके लिए आप कमेंट करते हो, लेकिन अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो इसके लिए कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग भी बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं। पहले पावर पॉइंट बनाना होता है, पावर पॉइंट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, फिर पढ़ाना, अपना कीमती टाइम दे करके आपके लिए वीडियोस बनाना, लेकिन आप लोग एक थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि पता नहीं आपको वो काम करने से आपको खर्चा लगता है, आपके पैसे खर्च होते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है, अगर लगता है कि किसी भी तरीके से मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेनिन मार्टिन के कंप्लीट मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। चीज़ें अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, ये सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट तभी करूंगा जब आप लोगों के सपोर्ट अच्छे रहेंगे। आप लोग सपोर्ट अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो मेरा भी मन करेगा तो कभी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, कभी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, या फिर एक टाइम पर जा करके मैं इसको रोक दूँगा, फिर आगे मैं चैप्टर्स बनाऊँगा ही नहीं। तो आपका योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।